नमस्कार भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं लेबर कोड्स 2020 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, मॉनसून सदन पूरा हो चुका है। तो काफ़ी सारे बिल पास हुए, काफ़ी कंट्रोवर्सियां भी हुई, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बिल था हमारा फार्मर्स बिल 2020। आपको पता होगा पंजाब हरियाणा में बिल्कुल प्रदर्शन चल रहे हैं। तो अगर आपने उस बिल के बारे में नहीं जानते या आपने नहीं देखा है, हमने इस पर वीडियो बना रखा है, तो काइंडली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लेबर कोड 2020 के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, इस कोड्स के अंदर 3 बिल आते हैं या 3 कोड आते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसका हिंदी अनुवाद हुआ औद्योगिक संबंध कोड बिल 2020। देखो, बहुत ही आसान है, कुछ बहुत हाई फाई नहीं है। देखो, इसमें सबसे सीधी बात की गई है भारत सरकार ने कि जो भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट होती है या जो भी कारखाने होते हैं या जहाँ पे लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री, तो वहाँ पे अभी तक ऐसा नियम था कि अगर 100 या 100 से कम कर्मचारी हैं आपके पास, तो उन्हें रखने या निकालने में आपको सरकार की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा होते तो आपको अनुमति की ज़रूरत पड़ती उन्हें रखने और निकालने के टाइम पे। ठीक है। अब सरकार ने जो 100 लोग थे इन्हें बढ़ाकर 300 कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके इंडस्ट्री में या जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी वो कंपनी है, वहाँ अगर 300 से कम या 300 कर्मचारी हैं, तो आपको उन्हें रखने या निकालने के लिए सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 300 से ज़्यादा होंगे तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये सरकार ने इसलिए बोला है कि उसने ये इसलिए लाया है ताकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाए, और ताकि कंपनियां अट्रैक्ट हो, जो विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं वो नियमों से अट्रैक्ट हो, बहुत सारा एफडीआई भारत में आए, निवेश आए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बेरोजगारी खत्म। सरकार का ये कहना है। देखो, अब दूसरा पॉइंट है हमारा, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट शैल गो ऑन स्ट्राइक विदाउट 60 डे प्रायर नोटिस। देखो भाई, सीधी बात है, लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, कर्मचारी स्ट्राइक पे जाते हैं, अब वो 60 दिन के नोटिस दिए बिना स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। मतलब जब भी तुम्हें स्ट्राइक करनी होगी, जब भी मजदूरों को, लेबरों को वहां स्ट्राइक करनी होगी, तो 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने पहले। उससे पहले नहीं कर सकते, ये नियम आ चुका है। अगर तो वहाँ के मजदूरों का और वहाँ के मालिकों का किसी भी तरीके की तनातनी चल रही होगी, कोर्ट में कार्रवाई हो रही होगी, तो उस टाइम भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। उन कोर्टों का नाम दिया जाता है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, समझ गए। और अगर इस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या जो कोर्टें होंगी जहाँ पे वो मसला चल रहा होगा, उसके नतीजे या जो भी वो रिजल्ट देगी, उसके 60 दिन के पहले, उसके नतीजे आने के 60 दिन के बाद तक तुम कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते। 60, जब अगर उसने दे दिया, अपना आदेश जारी कर दिया, उसके 60 दिन बाद ही आप स्ट्राइक कर सकते हो। तो इस तरीके का थोड़ा जो भी सरकार लाई है, अब अच्छा है या बुरा है, अब ये तो कहा नहीं जा सकता, पर ये नियम है। तीसरी बात की गई है वर्कर रीस्किलिंग फंड के बारे में। एक फंड का निर्माण करवाएगी सरकार, जिसे कहा जाएगा वर्कर रीस्किलिंग फंड, ताकि वर्करों का भला किया जा सके। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पूरा हमारा। अब चलते हैं दूसरे बिल की तरफ। देखो, दूसरा जो बिल है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, सामाजिक सुरक्षा बिल 2020। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉइंट है सीधा सीधा, कि भाई सरकार ने बात की है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, मतलब सामाजिक सुरक्षा बिल है, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाने की बात की है। इसमें कुछ नहीं होगा, ये बोर्ड बना दिया जाएगा। ये बोर्ड जो बनेगा, ये सरकार को बताएगा कि भाई ये स्कीम लाओ, ताकि लोग उससे प्रभावित हो। जो सेक्शन है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, उनको ये मदद करेगी ये स्कीमें। ये स्कीम आप लाइए, ये एक टाइप का उन्हें सजेशन देगी सरकार को। बस इसमें यही बात थी, उसके अलावा इस बिल में कुछ भी ज़्यादा नहीं। देखो, अब हम आते हैं हमारे तीसरे बिल पे। तो तीसरा बिल है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। नाम थोड़ा बड़ा है। देखो, कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नाम से पता लग जाएगा। भाई देखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यहाँ सुरक्षा की बात की जा रही है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन की बात की जा रही है भाई, है ना। आप इस बिल के नाम से इतना तो समझ गए। अब देखो, अगर आप हिंदी अनुवाद देखोगे तो व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की शर्तों के बारे में यह बिल है 2020। ठीक है, चलो। अब देखो, इसमें क्या क्या पॉइंट है हमारे पास। देखो, पहला पॉइंट ये है कि सरकार ये करेगी, सरकार ने इस बिल के अंतर्गत एक डेफिनेशन लाई है। मतलब पहले, मतलब डेफिनेशन कह सकते हैं कि भाई जो अभी तक आपने देखा होगा, लॉकडाउन लगा, माइग्रेंट्स इधर उधर गए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो अभी तक उनके बारे में या इस तरीके के रोजगार के बारे में सरकार के दस्तावेजों में कुछ स्पष्ट नहीं था।
तो अब उसे डिफाइन किया है सरकार ने, उसे स्पष्टता दी है, कह सकते हैं कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को एक नाम दिया गया है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का एक ऐसा नाम का बना दिया गया कि भाई अगर हम इन बारे में बात करेंगे ताकि उन पे अब आगे नियम लाया जा सके, उन्हें एटलीस्ट नियमों के अंदर तो लाया जा सके, जब उनके बारे में अभी तक दस्तावेजों में मेंशन ही नहीं है कि इस तरीके के लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके काम करते हैं, इस टर्म का ही मेंशन नहीं है, तो आगे उन पे क्या किया जाएगा। तो इस टर्म को लाया गया है सरकारी नियमों के अंदर। देखो ये टर्म क्या है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट उसे ही माना जाएगा जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है कार्य के लिए और लगभग लगभग वो 18,000 तक महीना कमा लेता है, समझ गए, उसे उसे बोला जाएगा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। ठीक है, अब देखो द proposed definition makes distinction from the definition today's definition only contractual employment। अभी तक सिर्फ डेफिनेशन जो थी वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की थी, अब इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर की भी डेफिनेशन सरकार ने अपने खातों में जोड़ ली। ठीक है, अब देखो अभी इसमें एक और चीज कही गई है, ड्रॉप्ड द अर्लियर प्रोविजन फॉर टेम्पररी अकोमोडेशन वर्कर नियर द वर्क साइट। देखो ये जो बिल आया है इसके अंतर्गत सरकार ने, अभी तक मैंडेटरी था कि जो भी इंटरस्टेट मतलब जो भी वर्कर जाते थे उन्हें वहां पे रहने की जगह, टेम्परेरी रहने की जगह, भाई दूसरे स्टेट गया है वो तो आखिर उसे रहने का तो कई जगह चाहिए, रहेगा कहाँ वो, तो उसे एक टेम्परेरी रहने की जगह देनी पड़ती थी जो भी कॉन्ट्रैक्टर या जो भी इंप्लॉयर उसे लाता था कहीं से भी। अब वो सरकार ने वापस ले लिया, अब उसे रहने देने की जगह जरूरी नहीं, अगर वो नहीं भी देता तो उस पर कोई नियम या शर्तें नहीं। ठीक है, हालांकि इसके बदले सरकार ने दूसरी चीज जोड़ दी है, उसने सरकार ने ये कहा है कि जर्नी अलाउंस दिया जाएगा। भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर अगर किसी भी माइग्रेंट वर्कर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाता है तो उसे आने जाने का खर्चा उसे देना पड़ेगा, रहने का अकोमोडेशन वाला हटा लिया गया है और आने जाने का खर्चा जोड़ दिया गया है। ठीक है, आप समझ गए। देखो ये हो गई हमारे पूरे बिल्स की बात, ये पूरे तीनों बिल हमने समझ लिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, सरकार ने एक और बात की है कि स्टेट और सेंटर के साथ मिलके एक डाटाबेस बनाएगी, वो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के लिए एक पोर्टल होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर अगर 10 से ज़्यादा कर्मचारी, 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी उनके यहाँ काम करते हैं या वो लाते हैं, तो उन्हें उन कर्मचारियों को ईपीएफओ, जो आप जानते होंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, उनके नियमों में और या उनका जो उन्हें जो फ़ायदा मिलता है उसके अंतर्गत लाना पड़ेगा, उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये एक चीज़ नई ऐड की गई है जो पहले नहीं था। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या बोली, डाटाबेस के बारे में यहाँ बात की गई है, एक एक मेजर डाटाबेस बनाया जाएगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बताएगा। अभी इस बार आपको पता ही होगा लॉकडाउन लगा, कितने लोग इधर आए इधर गए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उनके बारे में कोई ज़्यादा डाटा था नहीं क्योंकि अभी तक उनका उन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, तो डाटा बनेगा कहाँ से। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा बिल पूरा। सरकार कह रही है ये इसे लाई है ताकि एफडीआई बढ़े, लोगों में निवेश आए, थोड़े आसानियां हो उन्हें लोग लेने में। तो देखते हैं, बाकी काफ़ी सारे जो लेबर यूनियंस हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। देखो मैंने पहले भी कहा है कोई नई चीज़ आती है तो उसका विरोध भी होता है, उसके कुछ प्रोज भी होते हैं कुछ कॉन्स भी होते हैं, आगे जाके पता चलेगा कि ये कैसा होता है, उसमें कुछ संशोधन होंगे तो इस बारे में जाना जाएगा। पर लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जो अपना ऑक्यूपेशन सेफ्टी जो बिल है, जो हमारा दूसरा जो भी हमारा बिल है, इसे सरकार मनी बिल के तौर पे लाई थी, मतलब फाइनेंशियल बिल के तौर पे लाई थी। जब भी देखो ये फाइनेंशियल बिल जो है, ये मनी बिल जो है, इसे ट्रीट किया जाता है आर्टिकल 117 के अंतर्गत। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर आगे एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से समझाने के लिए। तो जब भी कोई भी चीज़ इसके इस बिल के अंदर लाई जाती है, मनी या फाइनेंशियल बिल के अंदर, तो उसे लोकसभा में ही पास कर दिया जाता है, उसकी पूरी पावर लोकसभा के पास ही होती है। अभी इस केस में भारत सरकार जो है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके पास पूरी पावर है, मेजोरिटी है लोकसभा में। इसे आगे राज्यसभा में नहीं भेजा जाता, राज्यसभा में इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हालांकि अगर चाहते हैं तो इस पर एक ज्वाइंट कमेटी बैठा दी जाती है डिस्कशन के लिए, भाई इसके बारे में और जानने के लिए कि भाई अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है या आप इसके बारे में और समझना चाहते हैं, तो एक ज्वाइंट कमेटी होती है जो पार्लियामेंट या जो लोकसभा बैठा देती है। हालांकि इसे राज्यसभा में नहीं भेजा जाता, तो ये लोकसभा में ही पास होकर तैयार हो जाता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें इस बिल में और ज़्यादा कुछ नहीं था, हमने जो भी छोटी चीज़ें थी वो आपको बता दी, और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक होता है पूरा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और आ रहा है अब अगला वीडियो जल्द ही, तो जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।